विच नर्व इज डैमेज इन द फुट ड्रॉप, एक्सप्लेन बाय, कि कौन सी नर्व हो रही है, क्यों डैमेज हो रही है। सो रीजनिंग ना बहुत अलग अलग प्रकार से पूछी जा सकती है। दैट्स व्हाई होता है जो कॉमन पेरोनियल नर्व सबसे ज्यादा फुट ड्रॉप क्यों कराते हैं, कारण बताता हूं। सबसे पहले क्लिनिकल केस है, तो आप कैसे लिखने वाले हो, पहले आप लिखोगे कंडीशन कि यार ये कंडीशन किसकी है, आप लिखना है फुट ड्रॉप की बीमारी है। So hello everyone, this is Arnav Vishal Jorio. Right now you are watching MBBS मतलब जौरे MBBS। और आप सबके इतने सारे कमेंट आए कि सर जिस तरीके से आपने अपर लिम के सारे रीजनिंग पढ़ा है उस तरीके से लोअर लिम के बना दो। सो आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूं लोअर लिम के सारे रीजनिंग के टॉपिक, ना सिर्फ लोअर लिम, मैं लोअर लिम तो पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाने ही वाला हूं। लोअर लिम के साथ में आपको थोरेक्स के भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा किस तरीके से रीजनिंग आती है। ना सिर्फ थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर वीडियो के नीचे ना कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं कमेंट देख के ही मुझे नेक्स्ट आइडिया का पता चलता है कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में बनाना है। सो मेक श्योर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर दें, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। और आज का टॉपिक है अपना लोअर लिम के सारे रीजनिंग के टॉपिक। जैसे मैंने आपको अपर लिम में पढ़ाया था और बोला भी था कि रीजनिंग के टॉपिक आप क्यों सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपको थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी नहीं होती। तो मेक श्योर पहले आप पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप दोबारा आएंगे तो आपको रीजनिंग के टॉपिक बनने लगेंगे। जैसे कि अपन बिना पढ़े, बिना थ्योरी पढ़े आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही बिना पढ़े आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ये क्यों जरूरी है रीजनिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आती है। पहली बात तो ये तो पास होने के लाले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है। और इस पीडीएफ की पता खास बात क्या है, इसके अंदर मैंने एक एक चीजें डाली है कि कौन सी चीज क्यों हो रही है। रीजनिंग का मतलब क्या है, कोई सवाल आपसे पूछ रहा है कि यार ये बताओ ये फीमोरल हर्निया क्यों होता है फीमेल में, तो उसका कारण बताओ। तो मैंने पूरा एक एक पॉइंट में लिखे हैं कारण। ना सिर्फ ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये सर्जरी के फोटो है। अब मेरा तो पूरा एमबीबीएस कंप्लीट है, तो मुझे पता है किस तरीके से आपको एनाटॉमी के साथ सर्जरी का को रिलेशन करना है, मेडिसिन का को रिलेशन करना है। सो बिना पीडीएफ के आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये सारे आपके प्री यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लगाए हैं। मेक श्योर पूरा रीजनिंग की सीरीज आप करो, अगर आपको पास होना अपने एग्जाम में आप बड़े आराम से हो जाओगे। तो सबसे पहले आज हम लोअर लिम देखते हैं। लोअर लिम में ज्यादा टॉपिक नहीं है, बट ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोअर लिम में पूछा जाता है कि ए पेशेंट प्रेजेंट विद द हाई स्टेपिंग गेट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाई स्टेपिंग गेट, आपके पास कोई, आप अपनी ओपीडी में बैठे हो और आप क्या देख रहे हो, आपका जो पेशेंट आया है। अब नॉर्मली अगर मैं बताऊं मैं कैसे चलूंगा भाई, तो नॉर्मल इंसान कैसे चलता है, वो छोटे छोटे कदम रखता है। देखिए जैसे मैं अगर चल रहा हूं तो मैं नॉर्मली ऐसे चलूंगा, छोटे छोटे कदम रख के मैं चलूंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई पेशेंट आया ओपीडी, वो कैसे चल रहा है, वो यूं चल रहा है, इसको बोलते हैं हाई स्टेपिंग गेट। तो कोई बंदा आपके पास आया ओपीडी और आप क्या देख रहे हो कि जब वो चल रहा है तो वो चलते समय अपने पैर को बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ कर रहा है, इसको बोलते हैं हाई स्टेपिंग गेट है। ना सिर्फ ये, एंड इनएबिलिटी टू डॉर्सीफ्लेक्स द फुट, जो फुट है उसका, उसको भी वो डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पा रहा। अब मैं आपको करके बता देता हूं एक बार, ये डॉर्सीफ्लेक्स क्या होता है। ये आप देखिए, अगर आप यहां पे देख रहे हो, ये मेरा पैर है, ये मेरा फुट है, ठीक है। अब अगर मैं मेरे फुट को ऐसे ऊपर कर पा रहा हूं इस तरीके से, इसको बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। अब आपके पास ओपीडी में पेशेंट आया, वो उसका एक पांव जो है वो इस तरीके से नहीं हो पा रहा, डॉर्सीफ्लेक्स वो नहीं कर पा रहा, और उसके हाई स्टेपिंग गेट है। तो अब आपको ये बताना है व्हाट इज द कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, कौन सी नर्व इसमें डैमेज है, क्या रीजनिंग है। तो सिंपल भाषा में बात करें, एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। ये उसका क्लिनिकल केस स्टडी है। देखो जैसे कि आपको अपर लिम में याद है, मैंने एक आपको पढ़ा था रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर पेशेंट का हाथ जो इस तरीके से नीचे की तरफ झुलने लगता है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिस्ट का ड्रॉप, जिसमें रिस्ट ड्रॉप। अब एक बीमारी होती है जैसे अपर लिम में, वैसे लोअर लिम में एक बीमारी होती है, उसको अपन बोलते हैं फुट ड्रॉप। पैर का एकदम से गिर जाना वो कहलाता है फुट ड्रॉप। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है, ये इस तरफ का जो पैर है, यहाँ पे जो है अपन डॉर्सीफ्लेक्शन करवा पा रहे हैं। लेकिन इस तरफ अगर आप देखो, इस तरफ का जो फुट है ना, अगर आप क्लियरली देखो तो क्या हो रहा है, पेशेंट इसको इस तरीके से डॉर्सीफ्लेक्स नहीं करवा पा रहा, वो नीचे ऐसे लटका हुआ है। इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप, कि जो इसका जो फुट है वो नीचे की तरफ लटक रहा है, ये कंडीशन है फुट ड्रॉप। जो फुट ड्रॉप की जो कंडीशन होती है ना, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये तो क्लिनिकल केस के फॉर्म में आ गया है। रीजनिंग मैंने इतने सारे प्री यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ फुट ड्रॉप, कि फुट ड्रॉप होने का कारण क्या है। विच नर्व इज डैमेज इन द फुट ड्रॉप, एक्सप्लेन बाय, कि कौन सी नर्व हो रही है और क्यों डैमेज हो रही है। सो रीजनिंग ना बहुत अलग अलग प्रकार से पूछी जा सकती है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि यू नीड माई पीडीएफ, क्योंकि उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से लिखा है। और टेलीग्राम पे भी है, वो मेरा एक ऐप है, इसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, उसके अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। डाउनलोड माय ऐप जौहरी एमबीबीएस, उसमें कोर्स है एनाटॉमी चैंपियन, उसमें जाइए,
वीडियोस में जाइए, वहां पे क्लिनिकल केस करके आपको मिल जाएंगी। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की पीडीएफ वैसे फ्री है, वीडियोस भी फ्री हैं। सो आप जाके मजे कर सकते हो, पूरा पास हो सकते हो। सो अब इसको आप यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे? मेक श्योर सबसे पहले रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो अपन को 100 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, मतलब एक से आधे पेज में लिखना है और एक डायग्राम बनाना है। इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना पड़ेगा, 3 नंबर का आता है। सो अब क्लिनिकल केस है तो आप कैसे लिखने वाले हो? पहले आप लिखोगे कंडीशन, कि यार ये कंडीशन किसकी है। आप लिखना है फुट ड्रॉप की बीमारी है। फिर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि फुट ड्रॉप बीमारी भी क्या होती है। सबसे पहले इनएबिलिटी टू डॉर्सीफ्लेक्स द फुट। फुट ड्रॉप एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपन जो है अपने फुट को इस तरीके से ऊपर नहीं कर पाते, डॉर्सीफ्लेक्स नहीं करवा पाते एट द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पे। अब क्योंकि अपन अपने पैर को इस तरीके से डॉर्सीफ्लेक्स नहीं करवा पा रहे, उसके कारण क्या हो रहा है? कॉजिंग ड्रेनिंग ऑफ द टो ड्यूरिंग वॉकिंग। अब क्या होता है ना, जब भी इंसान चलता है ना तो उसकी जो पैर का टो है वो नीचे जमीन से टकरा के जाता है, क्योंकि वो डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पा रहा। अब क्या है ना, मैं इसको आपको करके बता देता हूं तो आपको और इजीली तरीके से समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे पैर में जो है, मान लीजिए फुट ड्रॉप की बीमारी है, मान लीजिए इस पैर में मेरे फुट ड्रॉप की बीमारी है, तो क्या होगा? अब मैं जब भी चलता हूं तो मैं ऐसे चलता हूं, देखो आप, जब भी मैं नॉर्मल इंसान हूं, नॉर्मल इंसान चलेगा तो ऐसे चलेगा, हल्का सा पैर जो है उसमें डॉर्सीफ्लेक्स होता है जब भी अपन चलते हैं नॉर्मली। लेकिन फुट ड्रॉप की अगर मेरी बीमारी हो गई तो मेरा पैर ऐसा लटका ही रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब भी मैं चलूंगा ना तो मेरा पैर का जो अंगूठा है, टो जो है, ये ऐसे ड्रैग करेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लंबे लंबे में स्टेप लूंगा ताकि मेरा जो टो है, अंगूठा जो है, वो पैर से अदड़ाए ना और मैं गिरूं ना, लोग ये ना समझे कि नहीं भाई आज तो जोर पी के आए हैं लगता है। सो ये चीजें जो है ना आपको बहुत ही आराम से समझ में आएंगी, क्योंकि मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, चाहे डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है, क्यों ड्रैग कर रहा है, क्योंकि रीजनिंग ऐसी पढ़ानी चाहिए। फिर आता है कॉज। कॉज मतलब है क्यों हो रहा है फुट ड्रॉप। इट इज कॉज इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व। एक नर्व होती है उसे बोलते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व, उसके इंजरी के कारण अपना होता है फुट ड्रॉप, ऑफन एट द नेक ऑफ फिबुला। अब एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था प्री यूनिवर्सिटी में कि कॉमन पेरोनियल नर्व की सबसे ज्यादा इंजरी क्यों होती है और फुट ड्रॉप में कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी क्यों होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको 3D मॉडल दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा 3D मॉडल है, तो यहाँ पे अपना पूरा आपको मसल दिख रहे होंगे, बोन दिख रहे होंगे। अब मैं करता हूँ यहाँ पे आपके लिए मसल हटाता हूँ तो आपको क्लियरली सारी बोन दिखाई दे रही होंगी। अब क्या होता है, जो कॉमन पेरोनियल नर्व ही सबसे ज्यादा फुट ड्रॉप क्यों कराते हैं, तो कारण बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक नर्व होती है, आपको पता है स्ciatic नर्व। सबको पता है स्ciatic नर्व की 2 ब्रांच होती है, एक टीबियल ब्रांच जो पीछे की तरफ जाती है और एक इसकी होती है कॉमन पेरोनियल ब्रांच। अभी जो कॉमन ये स्ciatic नर्व है, स्ciatic नर्व, और इसकी एक ब्रांच निकली है टीबियल ब्रांच और एक निकली है कॉमन पेरोनियल। अब जो कॉमन पेरोनियल ब्रांच जो होती है ना वो क्या करती है, ये जो अपनी फिबुला बोन है ना उसके हेड के बहुत ही पास से गुजरती है, इंटीरियर साइड में आती है और यहाँ पे 2 ब्रांच इस तरीके से दे देती है। अब होता क्या है ना, अब क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व जो है, अगर आप खुद ही देख पा रहे हो, कॉमन पेरोनियल नर्व जो रहती है ना वो अपने फिबुला बोन के जस्ट ऊपर की तरफ रहती है। दैट्स वाई थोड़ी सी भी अगर इंजरी हो जाती है ना, अगर आपको आपके नी जॉइंट में लग जाए, थोड़ी सी भी इंजरी हो जाए, नी जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, तो मैक्सिमम टाइम ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो फिबुला बोन के जस्ट ऊपर से जाती है। अब बात आती है सर कॉमन पेरोनियल नर्व क्या करता है। ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये जितनी भी अपनी मसल होती हैं अपने लेग में इंटीरियर कंपार्टमेंट में, चाहे वो अपनी हो जाती है टिबियालिस इंटीरियर, अपनी एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस, फिर अपनी फिबुलारिस लॉन्गस, ये जितनी भी अपनी मसल होती है लेग में इंटीरियर कंपार्टमेंट में, इन सारी मसल को सप्लाई करने का काम कौन करता है, वो करता है कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है तो जितनी भी इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितनी भी मसल है ना, ये सारी मसल पैरालाइज हो जाती हैं। अगर मसल काम नहीं करेगी तो कभी भी अपन अपने पैर को इस तरीके से डॉर्सीफ्लेक्स नहीं करवा पाएंगे और अपन को बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप एक बीमारी है, होती है कॉमन पेरोनियल नर्व के कारण। कॉमन पेरोनियल नर्व क्यों मैक्सिमम टाइम डैमेज होती है, क्योंकि वो फिबुला के ऊपर से आती है, बहुत सुपरफिशियल होती है, वो नर्व डैमेज होती है कॉमन पेरोनियल नर्व। फुट ड्रॉप क्यों होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि सारी इंटीरियर कंपार्टमेंट की लेग की मसल जो है वो अपनी पैरालाइज हो जाती है, जिसके कारण अपना फ्लेक्शन नहीं हो पाता। सो आपको ना चीजें अब रटनी नहीं है, अब आपको समझनी पड़ेगी, कारण आपको समझने पड़ेंगे जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया कॉज। कॉज के बाद मैंने आपको बता दिया इफेक्टेड मसल। अब कौन कौन सी इफेक्टेड मसल होंगी, कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो गई तो कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है टिबियालिस इंटीरियर को, एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस को, एक्सटेंसर डिटोरम लॉन्गस को और पेरोनियल मसल को। पेरोनियल मसल का मतलब क्या होता है, पेरोनियल मसल का मतलब वही होता है अपनी फिबुलारिस लॉन्गस, ब्रेविस, अपनी फिबुलारिस
टर्शियस, मतलब फिबुला को अपन पेरोनियल भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई। फिर अपन आते हैं क्लिनिकल फीचर। आपको पेशेंट में क्या दिखेगा? हाई स्टेपिंग गेट, मतलब पेशेंट का हाई स्टेपिंग गेट होंगे, लिफ्टिंग द नी हायर टू अवॉइड द ड्रैगिंग ऑन टो। पेशेंट जो है ना इस तरीके से चलेगा, बहुत ही लंबे लंबे वो स्टेप लेगा, तो हाई स्टेपिंग गेट होगा। सेंसरी लॉस ओवर द लेटरल लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट। जो पेशेंट है, अगर आप देखो उसके ये वाले पार्ट में, सबसे पहले लेग का लेटरल पार्ट और अपना डॉर्सम ऑफ फुट, और फुट का ये वाला पार्ट, ये सारे वाले इतने पूरे पार्ट के स्किन का जो है सेंसरी सप्लाई चला जाएगा। मतलब आप पेशेंट को सुइयां चुभो, चिमटी लो, गरम 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 कुछ लगा दो, उसको फील नहीं होगा, करना नहीं है ऐसा। मैं बता रहा हूँ सेंसरी लॉस हो गया है क्योंकि अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई। फिर वीकनेस इन द एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन एंड फुट इवर्जन। अब जो फुट का डॉर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन होना, ये दोनों जो है ये अपना वीक हो जाते हैं। फिर रीजन की बात करेंगे, रीजन ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉमन पेरोनियल नर्व के डैमेज होने के कारण। सो ये पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, कंडीशन, डेफिनेशन, कॉज, इफेक्ट, क्लिनिकल फीचर, रीजनिंग, इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई इज मीडियल मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट मोर प्रोन टू इंजरी देन द लेटरल मेनिस्कस। मैंने आपको नी जॉइंट पढ़ाया था, और नी जॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि नी जॉइंट जो रहती है ना, उसके अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ दो कार्टिलेज होती हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अपनी टीबिया बोन है, टीबिया बोन के अंदर इस तरीके से दो यहाँ पे अपनी क्या प्रेजेंट होती हैं, दो यहाँ पे अपने लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। इन लिगामेंट को अपन बोलते हैं मेनिस्कस। लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्कस, मीडियल साइड में होता है मीडियल मेनिस्कस। अब सीधा आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा ये मीडियल मेनिस्कस में इंजरी क्यों होती है? चलो आप बताओ, अब आप खुद बताओ, बिना इन नोट्स के आप इन सवालों का जवाब दे पाते क्या? मैं बताऊं, नहीं दे पाते, क्योंकि ये रीजनिंग का टॉपिक है, इनको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ डाउनलोड माय ऐप, वहां पे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, उससे आप पढ़ तो सकते हो एटलीस्ट। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था, अब क्या होता है ना, सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब क्या होता है, ये जो लेटरल मेनिस्कस जो होता है ना, ये अपनी टीबिया बोन से बहुत ही लूजली अटैच होता है। भाई अगर अपन देखें मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस जो है वो अपनी जो अपनी टीबिया बोन है, टीबिया बोन से बहुत ही टाइटली अटैच होता है। अब क्या होता है ना, मान लीजिए ये जॉइंट कैसा बन रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ देखिए, ये मेरी फीमर है और ये टीबिया है। अब फीमर और टीबिया आपस में जुड़ती हैं और इस तरीके से बनाती है नी जॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है, अब मान लीजिए कभी भी अपन बहुत तेज चल रहे हैं या अपन दौड़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उस समय क्या होता है, नी जॉइंट बहुत ज्यादा काम करता है। सो क्या रहता है, ये जो लेटरल साइड में, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाली साइड, ये जो लेटरल साइड में क्या होता है ना, जब भी अपन जोर जोर से मूवमेंट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटरल मेनिस्कस है लेटरल साइड में, तो ये जो लेटरल मेनिस्कस जो है ये मूवेबल होता है। तो जैसे अपन हाई मूवमेंट कराते हैं, ये लेटरल मेनिस्कस थोड़ा सा खिसक जाता है और अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ताकि वो टूटे ना। लेकिन वहीं अपन बात करें मीडियल मेनिस्कस की, मीडियल मेनिस्कस पहली बात साइज में बड़ा है, शीश शेप का है, और उसके अलावा मीडियल मेनिस्कस बहुत ही टाइटली अटैच है। तो अगर आपने हाई फोर्स अप्लाई कर दी तो मीडियल मेनिस्कस हिल नहीं पाता और हाई फोर्स के कारण वो टूट जाता है। एम आई क्लियर? दिस इज द रीजन कि खेलते कूदते फुटबॉल खेलते हुए मीडियल मेनिस्कस क्यों ज्यादा टूटता है, ये लिगामेंट में इंजरी क्यों होती है, इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे लिखना, मीडियल मेनिस्कस इज द शी शेप लार्ज मोर फ्रेमली अटैच टू टीबिया देन द लेटरल मेनिस्कस। जो मीडियल मेनिस्कस जो है वो शी शेप का है, लार्ज है और बहुत ही ज्यादा टाइटली अटैच है अपनी टीबिया से एज कंपेयर अपन करें लेटरल मेनिस्कस से। फिर दूसरी बात ये आती है, इट इज टाइटली अटैच टू द टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। अब क्या रहता है ना, अपने यहाँ पे एक लिगामेंट होता है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं टीबिया कोलेटरल लिगामेंट। सो ये जो मीडियल मेनिस्कस जो है ना, वो इस टीबिया कोलेटरल लिगामेंट से भी बहुत ज्यादा टाइटली अटैच होता है। लेटरल मेनिस्कस इज मोर मोबाइल। भाई अगर अपन देखें तो लेटरल मेनिस्कस है वो बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, लूजली अटैच होता है, जैसे ही फोर्स आता है वो हल्का सा खिसक भी जाता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ड्यूरिंग नी मूवमेंट, जब भी अपन नी की मूवमेंट कराते हैं, जो मीडियल मेनिस्कस है एक्सपीरियंस मोर शार्पिंग फोर्स। अगर जब भी अपन नी की मूवमेंट कराते हैं तो ये जो मीडियल मेनिस्कस जो है ना, उसके अंदर ज्यादा अपना, अगर आप देखो उसके अंदर ज्यादा जो है ना अपना फोर्स लगता है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, शी शेप का है, वो बहुत ज्यादा लार्ज है, दैट्स व्हाई इसको टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर बनाए आते हैं तीसरा क्वेश्चन, लंबर पंचर इज यूजुअली डन बिटवीन द स्पाइनोस प्रोसेस ऑफ L3 L4 L5 वर्टिब्रा वाई। जो लंबर पंचर करके जो प्रक्रिया होती है वो अपन L3 L4 L5 के लेवल से क्यों करते हैं, उसके नीचे से क्यों नहीं करते। और ये चीज जो है ना, ये हेड एंड नेक में भी काम में आएगी, लंबर पंचर, न्यूरोएनाटॉमी, रीजनिंग उसके भी काम में आती है। अब सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज,
सर लंबर पंचर क्या होता है, हम तो ये नहीं मालूम। अरे यार अब मैं आपको बताऊं क्या रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपने नाम सुना है? आपका क्या रहता है ना, जो पूरा ब्रेन है, ये आपका पूरा ब्रेन है, ब्रेन नीचे कंटिन्यू अपना होता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब ब्रेन और अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये पतला सा पानी है जो कि अपना ब्रेन और अपने स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के चारों तरफ होता है, ठीक है। अब क्या रहता है ना, अलग अलग बीमारियों में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है ना अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो लिम्फोसाइट की मात्रा इसके अंदर ज्यादा हो जाती है। तो क्या रहता है ना, अब मैं आपको बताता हूं, एक अपन इंजेक्शन लेते हैं, उस इंजेक्शन को अपन इस एरिया पे, ये है L4 वर्टिब्रा के रीजन पे अपन एक इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं सिरिंज, और वहां से अपन ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं लंबर पंचर। साइड में आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब लंबर पंचर जो है ये मेनली अपन किस लेवल पर करते हैं ये अपन को बताना है। अब सबसे पहले क्या होता है ना, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो एक्सरे है, इस एक्सरे में अगर आप ध्यान दो तो ये अपनी हिप बोन है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये अपनी हिप बोन है। हिप बोन के ऊपर की तरफ ये जो एरिया है ना बेटा, इसको अपन बोल देते हैं इलियक क्रस्ट। ये है इलियक क्रस्ट। अब क्या होता है ना, राइट और लेफ्ट इन दोनों साइड की जब अपन इलियक क्रस्ट जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसी एक लाइन बनती है, उसको अपन बोल देते हैं टुफियर्स लाइन। अब ये जो टुफियर्स लाइन जो होती है ना, उसके जस्ट पीछे अपना प्रेजेंट होता है L4 लंबर वर्टिब्रा। सो मैक्सिमम टाइम अपन क्या करते हैं, पेशेंट को अपन इस तरीके से बिठाते हैं, अपन पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करने से अपन को क्या मिल जाता है, पाल्पेट करने से अपन को उसका मिल जाता है इलियक क्रस्ट। फिर इलियक क्रस्ट के लेवल पर अपन यहाँ पे पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि अपन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लगा पाए। अब बात ये आती है, सर आपने हमें तो ये बता दिया कि कैसे लगाना है इंजेक्शन, आपने समझाया नहीं कि यहाँ पे क्यों होता है, रीजन तो बताओ। चलो भाई डरने की कोई बात नहीं है, रीजन आपको बताते हैं। अब देखो इसका रीजन बहुत ही आसान है, ये पूरी एनाटॉमी का खेल है, सही बताऊं तो। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है ना, ये अपना मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन से अपनी निकली स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना अप टू द लेवल ऑफ L1 और L2 वर्टिब्रा, तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है ना उस तरीके से रहती है L1 और L2 वर्टिब्रा के लेवल तक अपनी प्रेजेंट होती है इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद क्या होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से एक छोटे छोटे पार्ट में से डिवाइड हो जाती है, ऐसा लगता है घोड़े की पूंछ है। तो L2 और L3 वर्टिब्रा तक अपनी प्रॉपर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। उसके बाद जो है स्पाइनल कॉर्ड का एंड आ जाता है जो इस तरीके से घोड़े की पूंछ समान दिखता है। दैट इज वाई इसका नाम भी है क्वाडा इक्वाइना। इक्वाइना मतलब हॉर्स, हॉर्स की टेल जैसा दिख रहा है, हॉर्स टेल। तो स्पाइनल कॉर्ड जब एंड होता है ना, खत्म होता है ना, तो घोड़े की पूंछ समान दिखता है, उसको क्वाडा इक्वाइना बोलते हैं, ठीक है। ये L2 के बाद आपको दिखाई देता है। अब ये जो क्वाडा इक्वाइना जो होता है ना, यहाँ पे मान लो ऐसी मेम्ब्रेन है, मैं आपको अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, ये आप देखिए। यहाँ पे मान लीजिए मेम्ब्रेन है जो कि अपनी कवर कर रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और उसके चारों तरफ ना प्रेजेंट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एम आई क्लियर? अब क्या रहता है, जो क्वाडा इक्वाइना जो है वो ऐसा लगता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में गिरी हुई है। सो अपन L4 के लेवल पर जब अपन इंजेक्शन देते हैं ना, तो बहुत कम चांस होते हैं कि अपना स्पाइनल कॉर्ड टूटे। क्यों? क्योंकि हमने L2 के बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्वाडा इक्वाइना करके एक चीज बनाती है, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप देख रहे हो मेरे स्टूडियो में ना एसी काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। सो मैं मेरा पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। पूरा पसीना पसीना हो रखा है बॉडी। चाहे ये PDF बनाना भी ना बहुत हेक्टिक वाला काम होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन 12-12 घंटे करना पड़ता है। मेक श्योर वीडियो पसंद आई है, दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि यही मुझे आपसे क्या चाहिए, यही रिवॉर्ड है मेरा बस, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए। चलो, स्पाइनल कॉर्ड एंड अराउंड द L1 L2 वर्टिब्रा लेवल। स्पाइनल कॉर्ड जो है L1 और L2 लेवल पर खत्म हो जाती है। बिलो दिस क्वाडा इक्वाइना नर्व रूट फ्लोटिंग इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपनी कब खत्म हो जाती है, L1 और L2 वर्टिब्रा के लेवल तक स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या बचता है, स्पाइनल कॉर्ड का एंड वाला पार्ट बचता है, उसको हम बोलते हैं क्वाडा इक्वाइना, ठीक है। मेकिंग इट सेफर टू इंसर्ट ए नीडल विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या रहता है ना, ये वाले एरिया से स्पाइनल कॉर्ड निकालना ज्यादा अच्छा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो निकालना ज्यादा सेफर रहता है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिरिंज घुसाऊंगा, कोई भी नीडल में यहाँ पे घुसाऊंगा, तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड जो है यहीं तक प्रेजेंट होती है
L1 से L2 लेवल तक, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड का टेल वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कोई निडल घुसा भी दूंगा तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई मैक्सिमम टाइम यहाँ से अपन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक है, मजा आ गया होगा आपको सुन के। अब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 4th पे। देखो, लोअर एंड ऑफ फीमर, मतलब कि अपनी ये जो फीमर बोन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये जो फीमर बोन जो है उसका ये नीचे वाला हिस्सा लोअर एंड। सो लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टीबिया, मतलब कि नी जॉइंट की बात हो गई एक तरीके से। देखो, ये इसकी बात हो रही है कि अपने फीमर का जो है वो लोअर एंड और अपनी जो टीबिया बोन है ये इसका अपर एंड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है? बड़ी मैंने कहा मेडिको लीगल का मतलब ये होता है, अब क्या रहता है ना, आपने एक चीज सुनी होगी FMT, फॉरेंसिक मेडिसिन, 3rd ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या रहता है ना, जब अपन लॉ को मेडिसिन के साथ जोड़ दें तो वो FMT बनती है। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत होता है अपने फीमर के लोअर पार्ट का और टीबिया के अपर पार्ट का। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम फ्रैक्चर यहीं पे ही होते हैं। ये आपको एक्सरे में भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख पाओ, ये अपना क्या है, ये अपनी नी जॉइंट है, क्लियरली आपको दिख रहा है, और ये अपनी फीमर है। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो फ्रैक्चर दिख रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, ये फीमर के लोअर एंड पे, और ये इस तरफ क्या आप एक्सरे में देखो, ये आपको टीबिया दिख रही होगी, टीबिया के ऊपर वाले हिस्से में आपको ऐसा फ्रैक्चर दिख रहा होगा। सो मैक्सिमम टाइम फ्रैक्चर जो है वो आपको इसी 2 एरिया पे दिखते हैं। दैट इज व्हाई इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और मैंने मेरे नोट्स भी ऐसे बनाए हैं, एक्सरे डाल दिए, सर्जरी की फोटोज डाल दी। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जब आप फाइनल ईयर में जाओगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप अभी से क्लिनिकल पढ़ रहे हो। सो मेरी पीढ़ी की खास बात यही है, मुझे पता है आपको कितना कितना एक्सपोजर देना है 3rd ईयर और फाइनल ईयर का, क्योंकि मेरी पूरी कंप्लीट है ना, दैट्स व्हाई। अब दिस एरिया आर कॉमनली इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर। अब क्या होता है ना, जो लोअर एंड ऑफ फीमर है, अपर एंड ऑफ टीबिया है, वहां पे सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं थोड़े से लग जाने पे, ट्रॉमा के होने के कारण। दैट्स व्हाई इसका मेडिकल लेवल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। फ्रैक्चर एंड कैन कॉज द डैमेज टू द इंपॉर्टेंट नर्व। अब क्या रहता है ना, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है लोअर एंड ऑफ फीमर पे और अपर एंड ऑफ टीबिया पे, अगर कहीं कभी भी फ्रैक्चर होता है ना, सो इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अपनी पॉप्लिटियल आर्टरी, अपनी टीबियल नर्व। ये पॉप्लिटियल आर्टरी और टीबियल नर्व जो है ना, इनके अंदर डैमेज होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जस्ट इसके पीछे ही होते हैं स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई इनका मेडिकल लेवल इंपॉर्टेंस बहुत है। डिफॉर्मिटी एंड डिसेबिलिटी में अराइज फ्रॉम दिस फ्रैक्चर। अब क्या होता है ना, कितनी बार इन फ्रैक्चर के कारण पूरी डिफॉर्मिटी हो जाती है, कितनी बार तो पेशेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि फुट ड्रॉप है ना। अब मान लीजिए टीबिया के अपर एंड में डैमेज हो गया, तो कितनी बार क्या होता है, उसके कारण भी फुट ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि वो फिबुला को पीछे किसका आएगा, इसके कारण कॉमन पेरोनियल नर्व के अंदर इंजरी हो जाएगी। समझ रहे हो आप? सो अगर यहाँ पे कभी भी फ्रैक्चर होता है तो आपको बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है पॉप्लिटियल आर्टरी, टीबियल नर्व, ये भी डैमेज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इसका मेडिकल लेवल इंपॉर्टेंस बहुत है। दे आर इंपॉर्टेंट इन द फोरेंसिक केस टू असेस द ट्रॉमा और कॉज ऑफ इंजरी रिलेटेड टू द एक्सीडेंट एंड अब्यूज। क्या होता है ना, कितनी बार एक्सीडेंट में, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, यहीं पे फ्रैक्चर होते हैं। दैट्स व्हाई इनका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस बहुत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे बनाए जाते हैं, वेरीफाई एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ फुट ड्रॉप। ये देखो दोबारा से आ गया क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था ना, फुट ड्रॉप जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछता है। फिर से बोला कि फुट ड्रॉप जो है वो क्यों हो रहा है, कॉमन पेरोनियल नर्व के इंजरी के कारण फुट ड्रॉप क्यों होता है, यहाँ पे लिखा है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ फिबुला सुपरफिशियली मेकिंग इट वनरेबल टू इंजरी। मैंने आपको जैसे बताया था, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो अपनी फिबुला बोन के चारों तरफ होती है, जिसके कारण उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एम आई क्लियर? तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। बाकी तो सेम जो मैंने फुट ड्रॉप में लिखा था वही आपको लिखना है। फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे आ गए। आपको याद है आपके बचपन के किस्से, आपको बुखार हो जाता था, पापा ले जाते डॉक्टर के पास। जैसे डॉक्टर के पास पिताजी ले आते थे, डॉक्टर का एक ही काम था, छोटे बच्चे देखे नहीं, इनकी पैंट खिसकाई, पट से इंजेक्शन घुसा दिया। आपको अगर याद होगा तो। सो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है, आपने कितनी बार देखा होगा, जो नर्स मिली इंजेक्शन लगाती हैं, आपने कितनी बार देखा होगा, नर्स जो है पैंट थोड़ी सी नीचे करती हैं और साइड में से इंजेक्शन लगा देती हैं बस। अब आपको लगता होगा हाँ सर वो इसलिए करती हैं ताकि पूरा नंगा ना करना पड़े यार अपने पेशेंट को। अगर आप ऐसा सोचते तो आप बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो भाई, वो चाहे तो पूरी पैंट उतार दे भाई, उसका क्या जा रहा है, नंगे तो आप हो रहे हो ना। इसका भी एक कारण है कि कोने में ही क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन, उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या रहता है, ये अपना पूरा हिप है, हिप की मसल है, हिप वाला साइड है अपना। अब ये हिप की साइड को अपन ना इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करके अपन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका अपर आउटर क्वाड्रेंट,
फिर इसके दूसरा क्वाड्रेंट अपर मीडियल क्वाड्रेंट, ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट और ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। तो अपन ने करा हिप को अपन ने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अपन इंजेक्शन यहां पर देते हैं, इसको बोलते हैं अपर लेटरल क्वाड्रेंट, मतलब कि ऊपर वाला लेटरल साइड का क्वाड्रेंट। अक्सर अपन इंजेक्शन यही देते हैं, नर्स थोड़ा सा खिसकाती है आपके पैर, टुक करके इंजेक्शन लगा देती है। सर ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण यहाँ पे पूछा है, ऐसा क्यों करते हैं, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में ही क्यों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं अपन ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पे? क्योंकि क्या रहता है ना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है, उसको अपन बोल देते हैं सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो है ना वो अपने ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के जस्ट पीछे ही प्रेजेंट होती है इस तरीके से। सियाटिक नर्व का एक कोर्स है। सो अगर अपन इंजेक्शन हिप में यहां पे लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, तो क्या होगा, ये सियाटिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और सियाटिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो बहुत सारी आपको दिक्कत हो जाएगी, फुट ड्रॉप वगैरह सारी बीमारी हो जाएगी। ना सिर्फ ये, अपनी बहुत सारी अपने क्या आता है ना, कुछ आर्टरीज भी होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, इसका नाम है सुपरफिशियल ग्लूटियल आर्टरी। ये सुपरफिशियल ग्लूटियल आर्टरी भी अपना यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मैक्सिमम मसल के पास में। सो अपन को इंजेक्शन हमेशा यहाँ पे लगाना पड़ता है आउटर क्वाड्रेंट में, ताकि सियाटिक नर्व और अपनी जो बाकी की वेसल जो है वो डैमेज ना हो। सो ये इसका छोटा सा कारण था। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियल रीजन इज द सेफेस्ट एरिया ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये वाला जो एरिया होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट, वो बहुत ज्यादा सेफेस्ट एरिया होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। क्यों, आप एक्सप्लेन करिए, वाइवा में मैडम पूछ सकती है, और डॉक्टर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सियाटिक नर्व और ग्रेट वेसल जो है यहाँ पे डैमेज नहीं हो पाती। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली आपको क्लिनिकल केस स्टडी में दिया जाएगा। आपसे बोलेंगे ए 20-year-old मैन कंप्लेन ऑफ पेन इन द फीट। एक 20 साल का आया है लड़का आपकी ओपीडी में, वो क्या बोल रहा है, डॉक्टर साहब हमारे पैर में दर्द है, फीट में बहुत ही दर्द है, एंड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जब मैं बहुत देर तक खड़ा होता हूं तो सर मेरे ना पैर में दर्द होने लगता है, क्या सर मैं कामचोर? वो आपसे यही बोलेगा, सर मैं ज्यादा खड़ा होता हूं तो मेरे पैर दुखने लगते, सर ऐसा क्यों? ऑन एग्जामिनेशन द मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट इज एब्सेंट। जब अपन ने उसको देखा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ी सी खड़े होने पे क्यों इसमें दिक्कत आ रही है, तो अपन को पता लगा नॉर्मल इंसान जो रहता है ना, आपको पता है उसके पैर में नीचे की तरफ एक कर्व प्रेजेंट होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। लेकिन जब अपन ने देखा तो उस पेशेंट में अपन को ऐसा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नहीं मिला, उस पेशेंट के पैर जो है इस तरीके से आपको मिले फ्लैट। एक अपने डायन के बारे में सुना है, उसके पैर रहते हैं मुड़े हुए। कुछ इस प्रकार के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये जो आर्च होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता। मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों में प्रेजेंट है मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और कितने लोगों में एब्सेंट है। अगर मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च एब्सेंट होता है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्लैट फुट। और फ्लैट फुट जो है उसके बहुत ज्यादा कारण होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कुछ कंजेनिटल कारण होते हैं, एक्वायर कारण होते हैं, फ्लैट फुट होने के बहुत ज्यादा कारण होते हैं। सो द होल सोल टच द ग्राउंड। जब अपन ने देखा अपन को पता चला इसमें मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नहीं है, पूरा पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है सोल वाला हिस्सा है वो इसे ग्राउंड में टच हो रहा है। व्हाई डज द फ्लैट फुट ऑकर? अब आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्लैट फुट क्यों हुआ, ये बताओ, एक्सप्लेन करो एनाटॉमिकल रीजन की फ्लैट फुट क्यों होता है। फ्लैट, जैसे फुट ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे फ्लैट फुट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इससे क्या हो सकता है बेटा, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक ना बहुत ही अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्ट आपसे बोल सकते हैं कि फ्लैट फुट को आप एक्सप्लेन करो क्यों हो रहा है, एनाटॉमिकल रीजन आप बताओ क्यों फ्लैट फुट होता है पेशेंट में, मतलब अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये एक क्लिनिकल केस स्टडी तो बहुत कॉमन फॉर्म है। सो फ्लैट फुट इज द कंडीशन वेयर मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट इज फ्लैटन। फ्लैट फुट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नहीं होता, जिसके कारण पैर का एंटायर सोल जो है ग्राउंड से टच करे। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर आप हमें बताओ कारण क्या है, सर आप जल्दी बताइए। तो इसका सबसे पहला अपन देखते हैं कारण, वो है कंजेनाइटल कारण, मतलब कि जन्मजात। आपकी दिक्कत नहीं है साहब, इसमें आपके जेनेटिक ही खराब थे, आपने कुछ हरकत नहीं मारी, जब आप पैदा हुए तब से आपके पैर में मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च था ही नहीं। सो फेलियर ऑफ आर्च डेवलप ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप बच्चे थे, तब आपका मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च नहीं बन पाया, या फिर जेनेटिकली आप में दिक्कत थी। फिर आता है एक्वायर। जी हाँ, कितनी बार, जरूरी नहीं है कि अगर आप में जन्म में मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च प्रेजेंट है तो जीवन भर आपके पैर में वो रहे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो खुद एक्वायर कर लेते हैं। सर कैसे हो जाता है सर ये? अब वीकनेस और डिसफंक्शन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर मसल, एक मसल होती है जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में,
उसको अपन बोल देते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। अभी टिबियालिस पोस्टीरियर मसल में जो है वीकनेस आ जाए, या वो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल काम ना करे, या फिर अपने जो लिगामेंट जो होते हैं ना, जो इस आर्च को बनाते हैं अपने एंकल जॉइंट के लिगामेंट, वो अगर अपने वीक हो जाए, या आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, जी हाँ ओबेसिटी आई जा रही है, खाए जा रहे हो, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइम तक खड़े रहते हो, रिकेट्स या फिर ओस्टियोमलेशिया बीमारी है, आपको लग गई कभी ट्रॉमा या फ्रैक्चर हो गया, अर्थराइटिस करके आपको बीमारी है जैसे कि रोमेटोइड अर्थराइटिस बीमारी है, या कोई भी नर्व की आपको प्रॉब्लम है जैसे कि न्यूरोपैथी से आपको पोलियोमाइलाइटिस करके आपको बीमारी है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी है, इन सारे कंडीशन में, ये अलग अलग बीमारियां हैं, इन सारे कंडीशन में क्या होता है ना, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल आर्च गायब हो जाता है और बंदे का फ्लैट फुट हो जाता है। कितनी बार क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ 5 से 6 साल होती है, उन 5 से 6 साल वाले बच्चों के अंदर अपन को फ्लैट फुट देखने को मिलता है, बट ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कारण है। क्या होता है ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर पहले आर्च नहीं था लेकिन बाद में आ जाता है। होता क्या है, ये मान लो एक बच्चा है, कितने साल का है, 5 से 6 साल का है, उसको आपको फ्लैट फुट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पैर में यहाँ पे जो है ना फैट डिपॉजिट था, वो जैसे जैसे बड़ा होगा फैट के डिपोजिशन हटेगा और उसके पैर में भी ऐसा आर्च आ जाएगा। सर ये आर्च लेकिन जरूरी क्यों है? बेटा ये आर्च इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट नर्व है, वेसल्स है, वो कंप्रेस ना हो खड़े होने पे, और आपको ज्यादा मोबिलिटी मिले ताकि आप जंप कर पाए, चल पाए, रनिंग कर पाए, इसलिए आर्च बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन आते हैं, व्हाई इज नेक ऑफ फीमर ए कॉमन साइड ऑफ फ्रैक्चर इन एल्डरली पेशेंट? क्या होता है ना, बूढ़े लोगों में, अब बूढ़े लोगों से मैं मेरी दादी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी दादी है मेरी, लेकिन क्या करें, दादी है तो बूढ़ी तो होंगी। अब मेरे दादी के ना ये हिप की बोन टूटी हुई है, आप मानोगे नहीं, राइट की भी टूटी है, लेफ्ट की भी टूटी है, एल्डरली पेशेंट, ये तो मैंने आंखों के सामने देखा है। सो बूढ़े लोगों की पैर की हड्डी क्यों टूटती है? सर क्योंकि वो ज्यादा उछल कूद करते हैं इसलिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जी हाँ, ऐसा भी सच्चाई है, मेरी दादी बड़ी उछल कूद करती है। होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपकी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकलता जाता है, दैट्स व्हाई आपकी हड्डियां तो ऑलरेडी कमजोर होती जाती हैं, ये पहला कारण है। उसके अलावा क्या कारण है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये आप देखो मेरी ये जो पूरी बोन है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज फीमर, और ये फीमर का क्या है, फीमर का हेड है और ये फीमर का नेक है। अब फीमर का जो नेक है ना बेटा, उसमें ही मैक्सिमम टाइम इंजरी होती है। अब सर क्यों होती है, उसका एक सबसे प्यारा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे आप देखो एंगल, आप एंगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो ये व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज शाफ्ट। ये जो है ना, ये अपनी फीमर बोन का शाफ्ट वाला पार्ट है, तो वहां से अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये फीमर बोन का हेड वाला पार्ट है, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। तो जब मैं इन दोनों के बीच में एंगल बनाऊंगा ना, मतलब कि मेरे फीमर के शाफ्ट और फीमर के हेड के बीच में जब मैं एंगल बनाऊंगा ना, तो वहां पे आपको 130 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि इसका 130 डिग्री का एंगल होता है। ये फीमर का शाफ्ट है और इसके हेड वाले पार्ट के बीच में ऐसा 130 डिग्री का आपको एंगल मिलता है, जिसके कारण क्या होता है ना, इसमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्योंकि थोड़ा सा ही जर्क आया, क्योंकि इसका एंगल 130 डिग्री है, तो एकदम से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, आपको साइड वाले एक्सरे में भी दिख रहा होगा। देखो ये एक्सरे वगैरह जो है, ये मेनली थर्ड फाइनल ईयर का पार्ट हो जाता है अपने ऑर्थो का, बट मैं आपको अभी से दिखा रहा हूं ताकि जब अपन फाइनल ईयर सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये अपना पूरा फीमर है, शाफ्ट है, हेड है, फीमर का नेक है। फीमर के नेक में आप देखो, यहाँ पे आपको क्रैक दिखाई दे रहे होंगे। सो दिस इज मोस्ट कॉमन कि यहाँ पे होते हैं अपने फ्रैक्चर। अब बहुत अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। ये देखो, ये अपन फाइनल ईयर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हो, जो फीमर का जो नेक है ना, वो इतना बड़ा है। तो फीमर के नेक में अगर ऊपर की तरफ फ्रैक्चर हो, इसको बोल देते हैं मीडियल सब कैपिटाइल फीमर नेक फ्रैक्चर, मतलब हेड के जस्ट नीचे की तरफ फ्रैक्चर हुआ है। फिर मीडियल ट्रांससर्वाइकल फीमोरल नेक फ्रैक्चर, जब बीच में जगह फ्रैक्चर हो। फिर एक होता है लेटरल फीमोरल नेक फ्रैक्चर, अगर सबसे नीचे से अगर ऐसा फ्रैक्चर हो तो उसे बोलेंगे लेटरल फीमोरल नेक का फ्रैक्चर। तो इतने प्रकार से आपको फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। चलिए यूनिवर्सिटी में कैसे आप लिखेंगे अपन वो जानते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में डेफिनेशन, एनाटॉमिकल बेसिस और ब्लड सप्लाई के हिसाब से आपको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, फ्रैक्चर ऑफ फीमोरल नेक इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन एल्डरली पेशेंट। सबसे पहले याद रखना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है फीमोरल, अपने फीमोरल बोन जो है उसके नेक का फ्रैक्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है बीमारी और उनकी बोन के अंदर से कैल्शियम भी निकल जाता है। उसके अलावा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन,
मतलब कि वो महिलाएं जिनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर भी देखने को मिलता है। एनाटॉमिकल कारण क्या है? सबसे पहले फीमर नेक इज नैरो। सबसे पहला कारण ये है कि ये जो फीमर का ये जो नेक है ना बेटा, आप पूरी हड्डी देखो इतनी मोटी मोटी, लेकिन फीमर का नेक इतना पतला सा नैरो है। तो फीमर का नेक बहुत ही नैरो है एंड फॉर्म्स एन एंगल विद द शाफ्ट। और अगर अपन देखें ये जो शाफ्ट है ना उसके साथ ये जो है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 130 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। विद एडवांसिंग एज, जैसे जैसे अपन एज में बढ़ते आएंगे ऑस्टियोपोरोसिस करके बीमारी होती जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर होती हैं, वेट ट्रांसमिशन और पूरा वेट जो है वो अपना इसके अंदर आ जाता है नेक ऑफ फीमर पे, क्योंकि पोस्टर वगैरह भी चेंज होता है। फिर ब्लड सप्लाई की बात करें, फीमोरल हेड एंड नेक सप्लाई बाय रेटिकुलर ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। एक आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये अपने क्या करती है? फीमर के हेड और उसके नेक को ब्लड सप्लाई करती है। इन फ्रैक्चर ऑफ नेक, जब भी अपना फ्रैक्चर होता है फीमर के नेक का, दिस वेसल, ये जो वेसल है ना ये टूट जाती है, इनके अंदर टॉर्न हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि ज्यादा ब्लड बहने के कारण भी मर सकता है इंसान। क्लिनिकल फीचर, हाई रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। अब क्या होता है? अब मान लीजिए, कभी खुदा ना करे, लेकिन मान लीजिए किसी भी बूढ़ी महिला का पैर टूट जाए, पूरा जो है ना फीमर ही टूट गया, फीमर बोन उसका नेक टूट गया, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है, वो भी डैमेज हो जाएगी। अगर ये आर्टरी डैमेज हो गई तो कभी भी अपन फीमर का जो हेड वाला पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएंगे, और फीमर के हेड पे जितने भी अपनी बोन की सेल जो हैं वो मरेंगी। सेल को मरने को बोलेंगे ए नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सेल का मरना, ए वास्कुलर मतलब बिना ब्लड के ये मर रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। तो जब भी अपने फीमर के नेक में फ्रैक्चर होता है तुरंत ऑपरेट कर दिया जाता है। मैं आपको फाइनल ईयर में पढ़ाऊंगा ऑपरेशन। यहाँ से हड्डी काट दी जाती है और अपना पूरा एक हेड बना हेड लगा दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे बना जाते हैं, व्हाई इज द ग्रेट सफेनस वेन कॉमनली यूज फॉर इंट्रावीनस कट डाउन और बाईपास ग्राफ्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाईपास सर्जरीज में अपन मेनली ग्रेट सफेनस वेन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाईपास सर्जरी में अपन जो है ग्रेटर सफेनस वेन ही क्यों यूज करते हैं? मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूं, जो ग्रेटर सफेनस वेन जो होती है ना वो अपनी मोस्ट कॉमन वेन है, जो सुपरफिशियल वेन है, जो इजीली तरीके से अपन को मिल जाती है। आपको पता ही है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप यहाँ पे, ये अपना पैर है। सो पैर में यहाँ पे एक उभार रहता है, उसको बोलते हैं मीडियल मालियोलस। सो मीडियल मालियोलस के जस्ट इंटीरियर में आपको पूरी वेन मिल जाती है, उसको बोल देते हैं सफेनस वेन। जो ग्रेटर सफेनस वेन जो है वो अपनी सुपरफिशियल वेन है, इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। इसका छोटा सा पार्ट अपन कट कर लेते हैं और बाईपास सर्जरी में इस्तेमाल कर देते हैं। सर ये बाईपास क्या होता है? मान लीजिए ये आपका दिल है, अब हार्ट, अब दिल क्या है बेटा ये बताओ? सर दिल धड़कता है, दिल प्यार करता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल भी एक मसल है, कॉमन सी बात अपन करें, दिल भी एक मसल है। अब हर मसल को क्या चाहिए? हर मसल को ब्लड सप्लाई चाहिए, तो दिल की मसल को भी चाहिए ब्लड सप्लाई, सीधी सी बात है। अब ये दिल की मसल है जिसको चाहिए ब्लड सप्लाई, तो उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी आर्टरी होती है, उन्हें हम बोल देते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। अब इन कॉरोनरी आर्टरी के अंदर मान लो ब्लॉक है, ज्यादा खाना खा रहे हैं तेल वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। अब कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट को क्या, हार्ट के मसल को ब्लड नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन टांग में से, पैर में से एक वेन उठाते हैं, एक पाइप लाते हैं और इस पाइप को आर्चोवेटा में लगाते हैं और दूसरी तरफ से अपोजिट साइड लगा देते हैं। सिंपल भाषा में बात करूं, मान लीजिए मेन हाईवे रोड है, अब इस हाईवे रोड में मान लो काम चल रहा है, तो होशियार लोग क्या करते हैं, एक पगडंडी बना लेते हैं ताकि आपका काम रुके नहीं, आप इस तरीके से चले जाएं। सेम अगर हार्ट की एक वेसल अगर ब्लॉक हो गई है तो अपन क्या करते हैं, पगडंडी लगा देते हैं, पैर की वेन काटेंगे और उसको साइड से लगा देते हैं ताकि ब्लड का प्रवाह रुके नहीं, ब्लड का फ्लो ऐसे ही चलता रहे। दिस इज नोन एज बाईपास सर्जरी। मोस्ट कॉमनली अपन ग्रेटर सफेनस वेन यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इजीली तरीके से मिल जाती है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है डेफिनेशन, एनाटॉमिकल रीजन और क्लिनिकल बेस। सो ग्रेटर सफेनस वेन जो है ये लॉन्गेस्ट सुपरफिशियल वेन है बॉडी की, रनिंग फ्रॉम द मीडियल मालियोलस, मीडियल मालियोलस की जस्ट फ्रंट पर रन करती है। एनाटॉमिकल रीजन क्यों ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लाई जस्ट इंटीरियर टू मीडियल मालियोलस, जो मीडियल मालियोलस है पैर का उसके जस्ट आगे होती है, इजीली लोकेटेड, अपन इसको बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं और ये निकाल भी सकते हैं, हैज कॉन्स्टिट्यूएंट एनाटॉमिकल कोड। इसका
एनाटॉमिकल कोर्स भी जो है मोस्ट ऑफ टाइम सेम होता है, possess numerous valve but can be surgically modify। अब ये जो वेन होती है इसके अंदर बहुत सारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और सर्जिकली इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्लिनिकली इसको अपन कट करेंगे और यूज कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं व्हाई डस ट्रेंडेनबर्ग गेट ऑकर इन इंजरी ड्यू टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो सबसे पहले ये इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये क्लिनिकल केस स्टडी में भी आता है, ये बहुत बार आपसे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, कितनी बार तो यही पूछा जाता है कि ये ट्रेंडेनबर्ग गेट होता क्या है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर साइड में दिखा पाऊंगा, जी हाँ आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, आपको क्या लग रहा है सर ये तो मॉडल है, सर ऐसे ढुमक ढुमक के चल रही है, सर ये तो मॉडल है। जी नहीं, कोई मॉडल नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान इस तरीके से चल रहा है ना तो बीमारी है, कोई मॉडलिंग नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें आप। सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं, एक नर्व होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ये देख रहे हो आप, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सर इस नर्व का क्या काम है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस नर्व का क्या काम है। आप यहाँ पे देखिए समझे, पहले आप कंसेप्ट समझो, फिर अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। अब क्या होता है ना, अपनी कुछ मसल होती है उसको बोलते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल और ग्लूटियस मिनिमस मसल। इस ग्लूटियस मीडियस के नीचे एक रहती है ग्लूटियस मिनिमस मसल और इन सब के ऊपर एक रहती है बड़ी सी मसल, उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, अब ये जो नर्व रहती है ना सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये नर्व का एक ही काम है इस मसल को सप्लाई करना, जिसका नाम है ग्लूटियस मीडियस मसल को सप्लाई करना। एम आई क्लियर। अब कभी भी अगर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में हो जाएगी इंजरी तो अपनी ये ग्लूटियस मीडियस मसल जो है वो हो जाएगी वीक। अगर अपनी ग्लूटियस मीडियस मसल वीक हो जाएगी तो क्या रहेगा ना, अगर मान लो राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस मसल में पैरालिसिस हो गया तो क्या रहता है ना, पूरा का पूरा राइट साइड के अगर मसल में पैरालिसिस है तो आपका जो पेल्विक बोन है ना वो पूरा के पूरा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ टेढ़ा हो जाएगा और वो लड़की जो है कुछ इस प्रकार से चलेगी, फिर उसका गेट ही पूरा चेंज हो जाएगा। आपको लग रहा है सर मॉडलिंग कर रही है, कोई मॉडलिंग नहीं कर रही, दिक्कत है इसमें, समझे आप। लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन सर आप तो हमें पढ़ा रहे हो रीजनिंग, आपको तो हमें कारण बताना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जी हाँ, आपकी दिल की इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, रीजनिंग आपको बता देता हूँ मैं आपको कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सिंपल भाषा में अपन बात करेंगे। अब देखो बेटा होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ये ग्लूटियस मीडियस मसल जो है ना, पता है वो क्या करती है, इसका एक काम है अपने ये पेल्विक बोन को सीधा रखना। ठीक है, अब जब भी अपन चलते हैं तो आप कैसे चलते हो, जब भी अपन चलते हैं तो जाहिर बात है एक पैर ऊपर होगा तो दूसरा पैर नीचे होगा। जब भी अपन चलेंगे तो अपन ऐसे चलते हैं ना, एक पैर ऊपर होगा दूसरा पैर नीचे होगा, इस तरीके से इंसान चलता है। अब क्या रहता है ना, ये राइट साइड की ग्लूटियस मसल है मीडियस और ये लेफ्ट साइड की ग्लूटियस मीडियस मसल है। अगर मान लीजिए इंसान चल रहा है और चलते हुए उसका राइट वाला पैर जो है ना जमीन पे और लेफ्ट वाला पैर ऊपर है, तो अब आप खुद बताओ, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला पैर अभी ऊपर की तरफ है तो उसके लेफ्ट साइड की ग्लूटियस मीडियस मसल का कोई होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि अभी लेफ्ट वाला लेग तो ऊपर है ना, दैट्स व्हाई। अब क्या होता है, उसकी जो राइट साइड की जो मसल होती है ना ये काम करती है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे जो पेल्विक ग्रिडल है ना उसको सीधा रखती है एक ही शेप में। ठीक है सर, अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड जो है वो नीचे की तरफ है और राइट साइड में पैर अगर ऊपर की तरफ है तो क्या, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि राइट साइड का पैर अगर ऊपर है चलते हुए तो राइट साइड की इस मसल का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट साइड के मसल करेगी, इस पूरे पेल्विक ग्रिडल को सीधा रखेगी। एम आई क्लियर। अब यहां पे ट्रेंडेनबर्ग साइन में क्या होता है, अब यहां पे क्या होता है ना, कोई भी राइट या लेफ्ट साइड की कोई भी एक तरफ की मसल वीक हो जाती है, ग्लूटियस मीडियस मसल। तो जब भी अपन चलते हैं, जैसे अपने लेफ्ट वाले पैर को ऊपर करा, क्या होता है, इस साइड की मसल काम करना बंद कर देती है, तो काले से राइट साइड के मसल को पेल्विक ग्रिडल को ऐसा सीधा करना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे राइट साइड की मसल खराब है, क्योंकि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में इंजरी हो गई है, दैट्स व्हाई अपन पेल्विक ग्रिडल को कभी सीधा नहीं कर पाएंगे और वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है। अगर राइट साइड की मसल खराब है तो पेल्विक ग्रिडल जो है लेफ्ट साइड से नीचे हो जाएगी, लो हो जाएगी और इंसान को इस प्रकार से चलेगा। इसको अपन बोल देते हैं ट्रेंडेनबर्ग साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अपना 11वां क्वेश्चन था। सो आपको यूनिवर्सिटी में डेफिनेशन, एनाटॉमिकल रीजन, क्लिनिकल फीचर और कॉज, ये इन हेडिंग में ही है, लिखना पड़ेगा। पहला डेफिनेशन क्या है,
टेंडनबर्ग गेट इज एन एबनॉर्मल गेट। एक टेंडन, अगर कोई इंसान इस तरीके से चल रहा है, जैसे साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी, सो ये एबनॉर्मल है। मॉडलिंग नहीं बोलते इस चीज को, ये एबनॉर्मल है भाई। सो टेंडनबर्ग गेट जो है इज एन एबनॉर्मल गेट है। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस ऑफ हिप एबडक्टर, अपने हिप को दूर करने वाले जो मसल होते हैं ना, हिप एबडक्टर मसल्स, जैसे कि ग्लूटेस मीडियस और मिनिमस, इन मसल के अंदर पैरालिसिस हो गया है। एनाटॉमिकल रीजन क्या है? सुपरफिशियल ग्लूटेल नर्व के डैमेज होने के कारण ये होता है। ड्यूरिंग सिंगल लेग स्टैंस, एबडक्टर ऑन द सपोर्टिंग साइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कीप द पेल्विस लेवल। से कहने का मतलब ये है, अगर एक पैर से आप खड़े हैं, जिस पैर से आप खड़े हैं उस तरफ का ये एबडक्टर मसल काम करता है और अपने पेल्विक ग्रिडल को क्या करता है? कीप पेल्विस लेवल, मतलब पेल्विस को लेवल पे रखता है। बट अगर इंजरी में डैमेज हो गया तो मसल काम नहीं कर पाएंगी, राइट साइड के मसल काम नहीं कर रही तो लेफ्ट तरफ झुकावट हो जाएगी अपने पेल्विक ग्रिडल की। क्लिनिकली अगर अपन देखें, पॉजिटिव टेंडनबर्ग साइन इक्वल टू पेल्विक ड्रॉप ऑन द अनसपोर्टेड साइड। ठीक है, टेंडनबर्ग साइन का मतलब क्या है? अगर राइट साइड के मसल खराब है तो उसके अपोजिट लेफ्ट तरफ में आपके पेल्विक ग्रिडल जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ वो डाउन हो जाएंगी। ठीक है, पेशेंट कंपनसेट बाय लैगिंग ट्रंक ऑफ अफेक्टेड साइड। अब क्या करते हैं ना, अब पेशेंट, भाई देखो पेशेंट तो बड़ा खतरनाक आदमी है, वो तो बोलेगा साहब मुझे चलना है तो मैं तो चलूंगा, आपको जो करना है कर लो। तो पेशेंट क्या करेगा? इस तरीके से चलेगा, मतलब उसके चलने का फ्लो ही अलग हो जाता है। हिप डिसलोकेशन अभी क्यों होता है? मेनली सुपरफिशियल ग्लूटेल नर्व की इंजरी क्यों होती है? मेनली हिप डिसलोकेशन के कारण। फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस नियर ग्रेटर शैटिक नॉच, ग्रेटर शैटिक नॉच में अगर डैमेज है उसके कारण, है ना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं कितनी बार, उसमें भी डैमेज हो जाता है। सो ये मेन कारण है। ठीक है, सो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो अभी यहाँ पे ना कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, करीबन 8 मेन क्वेश्चन और बचे हैं, जिसके अंदर अब ना मेन तो है अपना फीमोरल हर्निया। अब ये अब पता है नीचे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि नी जॉइंट के कारण क्या होता है अगर डिसलोकेट हो जाए तो। ठीक है, वेरिकोज वेन क्या होता है, फिर उसके अलावा हिप जॉइंट सबसे ज्यादा स्टेबल जॉइंट क्यों है, फीमोरल हर्निया क्या होता है, और ना सिर्फ ये, उसके अलावा थोरेक्स का, हेड एंड नेक का, इन सब के भी मैं एक केस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो देखो यार वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो यूट्यूब पे डालने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर रीच वैसे ही नहीं मिलती। सो मैं क्या करूंगा, डरो मत, फ्री है ये, अपर लिम लोअर लिम मैंने आपको वादा करा था मैं फ्री करूंगा। मेरा ऐप है, इसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। इसका पार्ट 1 यहाँ पे यूट्यूब पे, इसका पार्ट 2 जो है मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करो मेरा ऐप जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसके अंदर एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी चैंपियंस, क्योंकि चैंपियन बना देता है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को। उसमें आप जाओ, उसमें वीडियोस में आप जाओ, उसमें आप जाओ कोर्स में। कोर्स में आपको अपर लिम की 2 वीडियो दिख रही होंगी, यूट्यूब में एक ही डला है तो अपर लिम की भी एक वीडियो और देख लेना, लोअर लिम की 2 और वीडियो दिख रही होंगी, साथ में नोट्स भी होंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने डाल के रखा है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना। क्लिनिकल केस की सीरीज में लाया हूं आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाने वाला हूं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। होप सो आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हो। ऑल द बेस्ट।